एक कहावत है, अगर तुम बताओ कि तुम्हारे दोस्त कौन से हैं तो मैं बता दूंगा कि साहब तुम कौन हो। अब इंसान का दोस्त तो कुत्ता भी होता है और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर नामजद किया एक ऐसे शख्स को जिसके कुत्ते का ही नाम मैकियावेली है। मैकियावेली, जिसे मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस का पितामह कहा जाता है, जिसकी डिक्शनरी में करुणा से ऊपर आता है रूथलेस प्रैग्मेटिज्म। इसी विचार का अनुयायी था टीवी सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स का किरदार फ्रैंक अंडरवुड, अगर आपने देखी हो। तो ये बंदा जिसके कुत्ते का नाम मैकियावेली है, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के जो भी प्राइवेट नंबर हैं वो सेव है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ये कहते हैं कि पिछले बरस इन्होंने पापा के साथ मेरे से ज्यादा बार डिनर किया। पहचान कई और भी हैं इस बंदे की ट्रंप के टैरिफ मास्टरमाइंड पीटर नवारो के साथ दांत काटी रोटी है। लिखने वालों ने उसे स्वीट टॉकिंग बैकस्टैबर भी लिखा है। इसका नाम है सर्जियो गोर। भारत के राजदूत के तौर पर सर्जियो का नामांकन भारत के लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर्जियो के पास इस पद के लिए ना तो कोई तजुर्बा है और ना ही भारत को लेकर के कोई खास समझ उनकी है। तो क्या ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं भेज रहा हूं, मैं बस अपना बंदा भेज रहा हूं? बात यही खत्म नहीं होती है। ट्रंप सर्जियो से इतने खुश हैं कि उन्हें एक और टाइटल पकड़ा दिया है, एनवॉय फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया। आम लोगों को लगेगा साहब की दो नौकरी, वाह, लेकिन ये बात हमारे लिए कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत पिछले कई दशकों से इसी चीज के खिलाफ लड़ता आया है। हमें अपनी हैसियत पर आंको और पाकिस्तान के साथ मत जोड़ो, हाइफनेट मत करो। तो आज के शो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Bajaj Freedom। 22 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, सर्जियो मेरे करीबी दोस्त हैं, बरसों से मेरे साथ खड़े रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले इस इलाके यानी भारत के लिए जरूरी है कि मेरे पास ऐसा शख्स हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकूं, ताकि वो मेरा एजेंडा पूरा कराए और हमें अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने में मदद करे। इसके पहले पिछले 7 महीनों से भारत में अमेरिकी राजदूत की कुर्सी खाली पड़ी थी। जनवरी 2025 में ही पिछले राजदूत एरिक गारसिटी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नियुक्त किया था। ट्रंप के आगमन के बाद नए राजदूत के लिए कुर्सी खाली हुई, लेकिन अब तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। इन 7 महीनों में सब कुछ उलट पलट गया। 20 बरस से जिस साझेदारी को लोकतंत्र और इंडो पैसिफिक की साझा सोच के नाम पर सजाया गया था, वो बिखरती नजर आ रही थी। ट्रंप ने भारत पर पहले 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, फिर उसमें 25% का और इजाफा कर दिया, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इस बीच अमेरिकी ट्रेड नेगोशिएटर्स का दिल्ली दौरा अचानक रद्द कर दिया गया। बातचीत की गुंजाइश खत्म होती दिखी। ऐसे में दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक चैनल्स का ठीक तरह से चलना बहुत अहम हो जाता है। तो क्या सर्जियो इस अहमियत को समझ पाएंगे और क्या वो इसके काबिल भी हैं? ये समझने के लिए बेहतर होगा कि उनके व्यक्तित्व और उनके काम को अच्छे से समझा जाए। शुरुआत सोवियत साम्राज्य के आखिरी दिनों से करनी होगी। सर्जियो साल 1986 में उज़्बेक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की राजधानी ताशकंद में पैदा हुए। असली नाम था सर्गेई गोरखोव्स्की। 1994 में जब सोवियत यूनियन बिखर रहा था, तब उनका परिवार वहां से निकल पड़ा और माल्टा में रहने लगा। उनकी मां ने वहां कारोबार किया और इजराइल की नागरिकता ले ली। 1999 में परिवार फिर निकला और पहुंचा अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस। वहां सर्गेई ने एक नई पहचान गढ़नी शुरू की, अमेरिका की नागरिकता ले ली और सर्गेई गोरखोव्स्की से बन गए सर्जियो गोर। अपने कॉलेज के दिनों में ही सर्जियो राजनीति से जुड़े और कॉलेज रिपब्लिकन्स के सक्रिय सदस्य बन गए। बाद के वर्षों में उन्होंने आक्रामक और विवादास्पद रिपब्लिकन नेताओं के लिए प्रवक्ता का काम किया। धीरे धीरे यही उनकी पहचान बनती गई। फिर सर्जियो के करियर में जून 2020 का महीना आया। उन्हें ट्रंप विक्ट्री फाइनेंस कमेटी का चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया। ये संस्था ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए पैसे जुटाती थी। इसी दौर में उनका रिश्ता ट्रंप के बड़े बेटे ट्रंप जूनियर से बना। दोनों बिजनेस पार्टनर बन गए। अक्टूबर 2021 में दोनों ने मिलकर के एक पब्लिशिंग हाउस की नींव रखी। उसका नाम था विनिंग
टीम पब्लिशिंग। इस कंपनी को अमेरिका के बड़े प्रकाशकों को बाईपास करने के लिए बनाया गया था, जो उस दौर में ट्रंप से दूरी बनाने लगे थे। इस कंपनी ने कई सफल किताबें छापी। इनमें सबसे चर्चित रही ट्रंप की फोटो बुक आवर जर्नी टुगेदर, जो 2021 में आई, और उनका पत्र संग्रह लेटर्स टू ट्रंप, जो 2023 में आया। किताबें जो भी हों, इस वेंचर ने गोर की वफादारी को पुख्ता कर दिया ट्रंप के सामने। ट्रंप जब सत्ता से बाहर थे, उस वक्त सर्जियो उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गए। उन्होंने ट्रंप का प्रचार करने वाले सबसे बड़े संगठन मागा इंक में सीनियर सलाहकार की भूमिका निभाई, सीनियर एडवाइजर की। उसके बाद उन्होंने ट्रंप के लिए ही काम करने वाले एक और संगठन राइट फॉर अमेरिका की कमान संभाली। ट्रंप के मारा-लागो वाले घर में सर्जियो की मौजूदगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें वहां मेयर ऑफ मारा-लागो कहा जाने लगा। वे सिर्फ राजनीतिक हलकों में ही नहीं बल्कि ट्रंप परिवार के सामाजिक दायरे में भी शामिल हो गए। शादियों, पार्टियों, निजी मौकों पर भी उनकी मौजूदगी आम हो गई। वॉशिंगटन पोस्ट की दिसंबर 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 से सर्जियो गोर ने फ्लोरिडा में एक घर खरीदा हुआ है। ट्रंप के मारा-लागो वाले घर से बस ड्राइविंग डिस्टेंस पर यह है। अमेरिकी संसद में उनके साथ काम कर चुके 4 लोगों ने वॉशिंगटन पोस्ट से नाम न बताने की शर्त पर बात की थी। सबने अलग अलग शब्दों में एक ही तस्वीर उनकी खींची। सर्जियो एक ऐसे आदमी हैं जो मीठी बातें करते हैं लेकिन पीछे से वार करते हैं, जिसकी सारी कोशिश बस ताकत और ओहदा पाने की रहती है। इस बात पर तर्क देते हुए उनके एक पुराने सहयोगी ने कहा कि उसके पास एक बीगल कुत्ता था जिसका नाम था मैकियावेली। मैकियावेली मतलब इटालियन चाणक्य, उसकी सरल व्याख्या ऐसे है। बहरहाल जनवरी 2025 में ट्रंप को दोबारा सत्ता नसीब हुई। सत्ता के सबसे ताकतवर दफ्तरों में से एक की चाबी उनको सौंप दी गई। उन्हें बनाया गया प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस पीपीओ का डायरेक्टर। इस दफ्तर के पास अमेरिकी सरकार में लगभग 4000 नियुक्तियों की जांच पड़ताल और तैनाती करने का जिम्मा है। किसे जगह मिलेगी और किसे बाहर किया जाएगा, इसका फैसला गोर के हाथ में था। गोर की अगुवाई में ऐसे लोगों को भरा गया जो अनुकूल वैचारिक कसौटी पर खरे उतरते हों। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने इसी बरस खुलेआम कहा था कि गोर का टास्क था ये सुनिश्चित करना कि उम्मीदवार सिर्फ रिपब्लिकन ना हो बल्कि पुख्ता ट्रंप समर्थक भी हों। खासकर यह भी जांचा गया कि जनवरी 2021 में अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हुए दंगे में किसने ट्रंप का साथ दिया था और किसने दूरी बनाई थी। अब इतनी ताकत हाथ में आते ही टकराव होना लाजमी था। सबसे पहले मशहूर भिड़ंत हुई अरबपति एलन मस्क से। एक दफे उन्होंने सोशल मीडिया पर सर्जियो को खुलेआम स्नेक कह दिया, सांप कह डाला। दरअसल जून 2025 में न्यूयॉर्क पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी। दावा किया गया कि जो शख्स हजारों लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस की निगरानी रखता है वो खुद के क्लियरेंस कागज पूरे करने में नाकाम रहा। मस्क ने इसी रिपोर्ट को शेयर करते हुए गोर को स्नेक कह दिया। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क की साख पर चोट पहुंचाने के लिए ट्रंप के अंदरूनी सर्कल में कान भरने वालों में से एक सर्जियो भी शामिल थे। सर्जियो और मस्क का ये टकराव पिछले साल ही शुरू हो गया था। 2024 के चुनाव में ट्रंप जीते तो उन्हें नासा के नए प्रमुख का ऐलान करना था, उनका नाम बताना था। मौका देख करके मस्क ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार जैरेड आइजकमैन का नाम आगे बढ़वाया, लेकिन गोर ने पर्दे के पीछे से खेल कर दिया। उन्होंने ट्रंप के सामने एक डोजियर रखा जिसमें जानकारी थी कि आइजकमैन ने डेमोक्रेट उम्मीदवारों को चुनावी चंदा दिया था। नतीजतन ट्रंप ने आइजकमैन का नाम वापस ले लिया, वो भी उस दिन जिस दिन मस्क व्हाइट हाउस में अपने पद से विदा ले रहे थे। सर्जियो गोर की पूरी कहानी एक पैटर्न दिखाती है जो कूटनीति से नहीं जुड़ी। एक अजीब विरोधाभास भी है। वे सोवियत संघ से आए प्रवासी हैं, इस तरह वो अमेरिकी सत्ता के लिए आउटसाइडर हुए, लेकिन ट्रंप परिवार के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें इनसाइडर बना दिया है। उनकी सबसे बड़ी योग्यता यही है कि वे किसी संस्था या नीति नहीं बल्कि व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप के प्रति वफादार हैं। ये तो सर्जियो की प्रोफाइल हमने आपको बताई। अब इस आधार पर उनकी नियुक्ति को लेकर के कुछ सवाल है। पहला सवाल की उम्र और तजुर्बे को लेकर के है। सर्जियो अभी सिर्फ 38 बरस के हैं। नियुक्त होते ही वो भारत में अमेरिका के सबसे नौजवान राजदूत बन जाएंगे, वो भी ऐसे समय में जब भारत से अमेरिका के रिश्तों में तनाव है। इस फैसले को कैसे देखा जाए? अगर तनाव वाला एंगल एक पल के लिए छोड़ें भी तो क्या भारत की आबादी और अमेरिका से उसके पुराने रिश्तों को नज़रअंदाज कर दिया गया? सर्जियो के पास ना तो दो देशों के बीच कूटनीति का तजुर्बा है, ना ही भारत को लेकर के कोई खास समझ है। उनका पूरा बैकग्राउंड चुनावी मुहिमों से जुड़ा है। ऐसे में ये मान लिया गया कि वो दक्षिण एशिया की पेचीदगी को कैसे समझ पाएंगे। क्या इस तैनाती में काबिलियत से ज़्यादा अहमियत वफादारी को दी गई?
दूसरा सवाल, सर्जियो को मिली भूमिकाओं से जुड़ा हुआ है। उन्हें 2 रोल्स मिले हैं, पहला वो भारत में राजदूत होंगे और दूसरा वो साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के स्पेशल एनवॉय भी होंगे। इस दोहरी भूमिका ने एक पुराने विवाद को फिर से हवा दे दी है। साल 2009 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तत्कालीन बराक ओबामा सरकार ने 2009 में रिचर्ड होलब्रुक को अफगानिस्तान और पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाने की तैयारी की थी। तब भारत ने साफ तौर पर यह पैगाम भेजा था कि भारत को इसमें शामिल करना पूरी तरह नामंजूर होगा। द हिंदू अखबार के रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी 2009 को तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अमेरिका से कह दिया कि भारत पाक अफगान को एक साथ बांधने की कोई भी कोशिश हस्तक्षेप जैसी लगेगी और भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। नतीजा ये हुआ कि जब होलब्रुक की नियुक्ति हुई, उनके पोर्टफोलियो से भारत और कश्मीर दोनों गायब थे। बाद में अमेरिकी मैगजीन द न्यूयॉर्कर ने लिखा कि उस वक्त इतना जबरदस्त विरोध हुआ था कि रिचर्ड होलब्रुक ने मजाक में कहा था कि मैं अपना कार्यकाल पूरा कर लूंगा लेकिन कभी भी के वर्ड जुबान पर नहीं लाऊंगा। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने ऐसी ही नियुक्ति फिर से करने की कोशिश की है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब अलग स्पेशल एनवॉय भेजने के बजाय सीधे राजदूत को ही ये क्षेत्रीय ब्रीफ पकड़ा दिया गया है। अब तक भारत की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। 23 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर से सर्जियो की नियुक्ति पर पूछा गया सवाल। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में पढ़ा है। बोले, देखिए, मैं विदेश मंत्री हूं, दूसरे देशों की राजदूतों की नियुक्तियों पर पब्लिक में मैं टिप्पणी नहीं करता। फिलहाल भारत के सामने 2 नजरिए हैं। पहला थोड़ा नकारात्मक है, जिसके मुताबिक ये कि भारत के प्रति ये अमेरिका का एक किस्म से असहयोग है, जो अभी चला ही आ रहा है ट्रंप के आने के बाद से। ट्रंप भारत को खास पार्टनर नहीं मान रहे, जो दोनों देश बीते कई साल में एक दूसरे को मानते रहे हैं। इसलिए उन्होंने कोई एक्सपर्ट नहीं भेजा, बस अपना एक पॉलिटिकल करीबी भेज दिया और हमें फिर से हमारे पड़ोसियों के साथ गिन लिया। इससे बातचीत और ट्रेड डील और पेचीदा हो सकती है। दूसरा नजरिया थोड़ा सा रिस्की है और या कोई देखे तो इसमें अवसर भी देख सकता है। कुछ का मानना है कि आदमी पर ध्यान देना चाहिए। सर्जियो का सीधे ट्रंप से कनेक्शन है तो ये भारत के लिए फायदेमंद अवसर भी साबित हो सकता है। हमने जानकारों से इस सिलसिले में बात की। मेरा अंदाजा ये है कि उससे हिंदुस्तान को इतनी डरने की जरूरत नहीं है। स्पेशल एनवॉय यानी कि वो एक तरह से अफगानिस्तान भी देखेंगे और ये आसपास का इलाका भी देखेंगे, पर इसमें हिंदुस्तान को उससे इतना खतरा है नहीं, क्योंकि वो तो आपके ऊपर है, आप किसी को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं। पर हाँ, ये कि वो एक्सपीरियंस नहीं है, इसका मतलब ये है उनको हिंदुस्तान और उसकी तारीख का अंदाजा नहीं है, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री का। यानी कि उनको हिंदुस्तान की जिन चीजों पे हिंदुस्तान सेंसिटिव है, जिन चीजों पे हिंदुस्तान की पब्लिक नाराज हो जाती है, या जो हमारे पेचीदा मामले हैं, उनको वो नहीं समझ पाएंगे और वो उनको ट्रंप की नजर से, अमेरिका की नजर से देखेंगे, जिसमें फिर समझौते का मामला कम रह जाता है, यानी तकरार का मामला बढ़ जाता है। तो ये एक खतरा है। ये कि वो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के एनवॉय हैं, ये मुझे इतना खतरनाक नहीं लगता, क्योंकि वो आपके ऊपर है। दूसरी बात ये है कि वो अमेरिका में ट्रंप के करीबी हैं, इससे व्हाइट हाउस में एक्सेस रहेगा। पर वो एक और चीज भी दिखाता है कि अगर उनको वहां से हिंदुस्तान भेजा गया है तो इसका मतलब है उनका टाइम व्हाइट हाउस में खत्म हो चुका है, यानी कि वो व्हाइट हाउस में इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे अब। तभी आदमी बाहर जाता है और मेरा ख्याल ये है कि उनका एक्सेस उतना अच्छा नहीं होगा आगे जितना पीछे रहा था। अब सर्जियो का भारत के प्रति रुख क्या होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल समय है सुर्खियों का। पढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी, सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए। 24 अगस्त को भारत के पड़ोस में जब 2 नेता आमने सामने बैठे, तब देश की निगाहें भी उस मीटिंग की ओर गईं। पाकिस्तान के कोई विदेश मंत्री 13 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे थे। इशाक डार ने पहुंचकर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यानी अंतरिम लीडर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। डार यूनुस मुलाकात में 6 समझौतों पर दस्तखत हुए। खास बातें उसकी बताते हैं। दोनों देशों के सरकारी और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले लोग बिना वीजा के एक दूसरे के देश में जा सकेंगे। दोनों देश मिलकर के व्यापार बढ़ाएंगे। डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए साथ काम करेंगे। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान APP और बांग्लादेश की संगबाद न्यूज एजेंसी के बीच सहयोग का एग्रीमेंट हुआ है।
ढाका पहुंचने के बाद डार ने कई राजनीतिक दलों से मुलाकात की। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमात इस्लामी भी शामिल थी। जमात इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में द्विपक्षीय रिश्तों और सार्क को फिर से एक्टिव करने जैसे मुद्दे उठे, लेकिन मीटिंग के दौरान सबसे बड़ा सवाल वही उठा जो वर्षों से रिश्तों में दरार की वजह रहा है, 1971 की जंग और पाकिस्तान के अत्याचारों की जवाबदेही। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद डार ने कहा 1974 में यह मामला सुलझ चुका था। उस वक्त एक एग्रीमेंट हुआ था जो आज भी दोनों देशों के पास है। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ढाका आए थे, उन्होंने इस मुद्दे पर बात भी की थी। मेरा मानना है कि इस्लाम कहता है दिल साफ रखो। इस पर हुसैन ने साफ कहा हमें जवाबदेही और मुआवजा चाहिए। पाकिस्तान को यहां हुई हत्याओं के लिए माफी मांगनी होगी। इशाक डार से पहले आखिरी बार 2012 में पाकिस्तान की तत्कालीन विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार बांग्लादेश गई थी, जिसके बाद से किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने ढाका का दौरा नहीं किया था। अब चलते हैं यूक्रेन के दोनेस्क क्षेत्र की ओर, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में मुलाकात के बाद रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। 24 अगस्त को रूस ने दावा किया कि उसकी फौज ने दोनेस्क के 2 और गांवों पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ एक हफ्ते पहले रूसी सेना की कुछ टुकड़ियों ने उस शहर के आसपास मौजूद सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को तोड़ दिया था। इससे ये डर बढ़ गया था कि यूक्रेन की फोर्ट्रेस बेल्ट यानी सबसे मजबूत और सुरक्षित मोर्चा कहीं ढह ना जाए। इन्हीं हालात के चलते यूक्रेनियों ने दोनेस्क के डोब्रोपिलिया शहर को खाली करना शुरू कर दिया है। बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि रूस ने अपने करीब 1 लाख सैनिकों को दोनेस्क के शहरों पर हमले के लिए स्टैंड बाय पर रखा है। इधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 24 अगस्त को एक इंटरव्यू में यूक्रेन के साथ किसी भी डील के लिए अपनी शर्तें रखी। कहा कि यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य गारंटर बनने चाहिए, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस, ये लोग गारंटर बनने चाहिए। इसके अलावा कोई भी पश्चिमी सेना यूक्रेन में दाखिल नहीं हो सकती। लावरोव ने यह भी कहा कि यूक्रेन को दोनेस्क के और लुहांस से मिलकर के बना डोनबास क्षेत्र रूस को सौंपना होगा। साथ ही नेटो में शामिल होने की कोशिश भी छोड़नी होगी। रूस यूक्रेन के बाद एक और जंग की बात करते हैं। इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर 24 अगस्त को एयर स्ट्राइक की। यह हमला हूती लड़ाकों की उन मिसाइलों के जवाब में हुआ जो उन्होंने इजराइल की ओर दागी थी। हूती स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 24 अगस्त को हुए इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 86 लोग घायल हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने जिन ठिकानों को निशाना बनाया उनमें से एक सैन्य कंपाउंड है, प्रेसिडेंशियल पैलेस है, 2 पावर प्लांट हैं और फ्यूल स्टोरेज साइट भी शामिल है। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि ये स्ट्राइक हूतियों के लगातार हमलों के जवाब में की गई है। हाल के दिनों में हूती मिलिटेंट्स ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं जिसमें नागरिकों को निशाना बनाया गया था। जहां एक तरफ इजराइल यमन में हूती के ठिकानों पर हमला कर रहा है, वहीं दूसरी ओर गजा सिटी में भी उसके हमले लगातार जारी हैं। 25 अगस्त को ऐसी ही एक स्ट्राइक साउथ गजा के नासिर अस्पताल पर की गई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 पत्रकार भी शामिल हैं। ये पत्रकार रॉयटर्स, एपी और अल जजीरा के लिए काम करते थे। इस मामले में अब तक इजराइल की मिलिट्री या प्रशासन की ओर से कोई कमेंट नहीं आया है। अगली सुर्खी फ्रांस से है, जहां अमेरिका के एम्बेसडर चार्ल्स कुशनर को समन भेजा गया है। मामला तब शुरू हुआ जब कुशनर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को खत लिख करके आरोप लगाया कि पेरिस ने एंटीसेमिटिज्म से निपटने के लिए ज़रूरी कदम नहीं उठाए हैं। यहाँ एंटीसेमिटिज्म का मतलब है यहूदी विरोधी भावनाएं या विचार। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कुशनर को सोमवार को मंत्रालय के दफ्तर क्वाई डियोर्से में बुलाया गया है। सीबीएस न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने इन आरोपों से खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर 2023 से फ्रांस में यहूदी विरोधी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। ये बेहद खेदजनक और असहनीय है। इन्हें रोकने के लिए फ्रांसीसी अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हैं। फ्रांस ने यह भी कहा कि कुशनर के आरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। 1961 के वियना डिप्लोमेटिक रिलेशंस एग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी राजनयिक को दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। अमेरिकी राजदूत चार्ल्स कुशनर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समधी हैं। उनके बेटे की शादी ट्रंप की बेटी से हुई है। कुशनर खुद भी एक यहूदी हैं। दुनियादारी की आज की आखिरी खबर एलोन मस्क से जुड़ी है। टेस्ला सीईओ ने अपनी कंपनी XAI के तहत एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेंचर मैक्रो हार्ड को लॉन्च किया है। 22 अगस्त को एलोन मस्क ने X पर अपने नए प्रोजेक्ट मैक्रो हार्ड का ऐलान किया। मस्क ने लिखा,
नाम भले ही मजाकिया हो लेकिन प्रोजेक्ट बिल्कुल असली है। मस्क ने कहा AI पूरी तरह एक सॉफ्टवेयर कंपनी को सिमुलेट कर सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां खुद कोई हार्डवेयर नहीं बनाती, इसलिए उन्हें पूरी तरह AI से सिमुलेट करना मुमकिन है। मैक्रोहार्ड इसलिए खास है क्योंकि ये न सिर्फ बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के लिए कंपीटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी होगी, बल्कि इसका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट का ठीक उल्टा है। XAI कंपनी ने 1 अगस्त को मैक्रोहार्ड ट्रेडमार्क का पेटेंट लेने के लिए फॉर्म भरा था। मस्क के माइक्रोसॉफ्ट पर तंज कसने की पुरानी आदत भी इस कदम से जुड़ी है। 2021 में उन्होंने पोस्ट किया था, मैक्रोहार्ड इज बेटर देन माइक्रोसॉफ्ट। जुलाई 2024 में जब एक ग्लोबल आउटेज की वजह से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ठप हो गई थी, तब मस्क ने वही पोस्ट दोबारा शेयर करते हुए चुटकी ली थी। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लर्निंग टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।